जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। 3 ख़बरें हैं और सच्ची बात है, ख़बरें अच्छी नहीं हैं। और जो सिस्टम सा चल रहा है, मसनूई सा एक सिस्टम बना है, ये सिस्टम काम करता नज़र नहीं आ रहा। बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं, बहुत सारी मामलात हैं जिन पर सवाल उठ रहे हैं और वो सवालात बड़े अजीब किस्म के हैं। हर रोज़ एक बुरी खबर आती है, हर रोज़ लगता है ये सिस्टम ढह जाएगा, हर रोज़ फिर कोई सहारा दे देता है, लेकिन ये सहारों के साथ चलने वाला सिस्टम ज़्यादा देर नहीं चलता। आज भी 3 खबरें हैं, तीनों खबरों पे बात करते हैं। और सबसे पहली बात तो ये है कि इमरान खान साहब ने आज 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत थी, उसमें इमरान खान साहब ने इल्ज़ाम लगाया कि बुशरा बीबी को जहर दिया गया और उनको वो जो सफाई वाला होता है लिक्विड हार्पिक वो पिलाया गया, जिससे उनके चेहरे पर और ज़ुबान पर वो ज़ख्मी हुई हैं और उन पर मुज़र असरात मुरतब हुए। बहुत खौफनाक ख़तरनाक बात है कि एक ख़ातून है, ख़ातून अव्वल रही हुई हैं, क़ैद में हैं और उनके साथ ये सलूक हो रहा है। लेकिन साथ साथ ये बात भी सोचनी चाहिए कि इमरान खान साहब सच कम ही बोलते हैं और जो साइफ़र के मामले पर इतना बड़ा झूठ बोल सकते हैं, तो इस मामले पर भी झूठ बोल सकते हैं। सच क्या है इसके बारे में हम बात करेंगे। दूसरी एक और रिपोर्ट वो ये कि फैज़ाबाद धरने के सिलसिले में जो कमीशन बनाया गया था, उस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट मुरतब कर ली है। ये ख़बर दी है जी अंसार अब्बासी साहब ने और वो रिपोर्ट मुरतब हो गई। उसमें ख्वाजा आसिफ से, एहसन इकबाल से, पुलिस अफसरान से बातचीत की गई है और ये रिपोर्ट आगे पेश की जाएगी। और इसमें बुनियादी तौर पर इस बात का तयन होना था, क्या फैज़ाबाद धरने में जनरल फैज़ हमीद का कोई हाथ था या नहीं था। क्या ख्याल है, था? अच्छा, कमीशन के अरकान बेचारे क्या कर रहे होंगे। तो खैर, तीसरी खबर उससे ज़्यादा ख़तरनाक और उससे ज़्यादा खौफनाक खबर है कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कुछ लिफाफे मौसूल हुए और वो जो 6 जजेज़ हैं जिन्होंने इख्तलाफ किया हुआ है, जिन्होंने अलम बगावत का बुलंद किया हुआ है, वो जो है जिन्होंने कहा कि ISI ने हमारे ख़िलाफ़ जो है हम पे असरअंदाज हो रहे हैं, ISI वाले हम फैसले हमसे करवा रहे हैं, वो जजेस को और चीफ जस्टिस को लिफाफे मिले। ये लिफाफे रेशम नामी किसी खातून की तरफ से भिजवाए गए थे। वापसी का पता लिखा होता है ना, तो वापसी का पता नहीं लिखा हुआ था। अच्छा, 6 के 6 लिफाफे खोले गए, 6-7 लिफाफे थे। जब वो लिफाफे खोले गए, उनके अंदर पाउडर टाइप का सफ़ूफ था। अच्छा, वो जो सफ़ूफ था उसको जैसे ही खोला गया तो खोलने वाले के हाथ में और आँखों में जलन की कैफियत हो गई और कहा गया कि ये एंथ्रैक्स है। अच्छा, एंथ्रैक्स जो है बड़ा खौफनाक वर्ड है। ये अमेरिका में इस्तेमाल हुआ और ये कीमियाई जंग के में इस्तेमाल होने वाली एक तरह का केमिकल था। अमेरिका में इस हवाले से बेइंतहा खौफ पाया जाता था कि अमेरिका में इस तरह का कोई केमिकल हमला किया जाएगा और अमेरिका में डाक के निज़ाम में बेइंतहा एहतियात से काम लिया गया और वहाँ डाक के हर लिफाफे को चेक किया गया, कहीं इस तरह का नहीं। और बल्कि एक ज़माने में 9/11 के बाद ऐसे ही गुलगुला मच जाता था कि फ़लाँ लिफाफे के अंदर, फ़लाँ डाकखाने के अंदर, फ़लाँ पोस्ट के अंदर पाउडर मौजूद है और उसके बाद वो सारा इलाका कॉर्डन ऑफ हो जाता, ट्रैफिक जो है रोक दी जाती, पुलिस पहुंच जाती, फायर ब्रिगेड पहुंच जाता। अमेरिका में 9/11 बहुत बड़ा सानया था। उसके बाद जो खौफ का आलम था, उसके अंदर जो कीमियाई जंग का भी खौफ था, तो उसमें से एक चीज़ एंथ्रैक्स का भी खौफ था। कहा यह जाता था कि ये लम्हों में अपने लिफाफा अगर आप खोलें और खुदा न खास्ता उस लिफाफे में एंथ्रैक्स हो, ये ना सिर्फ आपके जिस्म को जला देता है बल्कि इर्द गिर्द जो भी हो उसको भस्म कर देता है।
तो ये बड़ी खौफनाक चीज़ है। और ये इस्लामाबाद में जजेस के ख़िलाफ़ पहुंच गई और जजेस के पास पहुंच गए। और रेशम नामी खातून कौन है, बड़ी अजीब सी बात है। अब इससे देखें रियासत इस वक्त क्या कर रही है, हुकूमत इस वक्त क्या कर रही है। हुकूमत जजेस वाले मामले को लीगल तरीके से लड़ने की कोशिश कर रही है। कभी चीफ जस्टिस साहब बुला लेते हैं वज़ीर आज़म को, बात होती है, एक कमीशन बनाने पे इत्तफाक होता है। कमीशन बनने के इत्तफाक होता है, आज़म तार आकर कहते हैं जी कमीशन बन गया, ज़बरदस्त TORs बनेंगे और ये बहुत अच्छी बात हो गई जी। अगले दिन चीफ जस्टिस साहब सुओ मोटो ले लेते हैं। अच्छा, फिर कहा जाता है कि बहुत सारे जजेस जो हैं वो नाला हैं इन 6 जजेस से। और ये फिर ये भी कहा जाता है कि ये जब इदारों का जबर और इस्तबदाद तो अदालतों में नया नहीं है, ये तो बहुत पुरानी कहानी है। तो फिर लोग कहते हैं कि कहानी आपने सुनानी है तो फिर उस वक्त से सुनाना शुरू करें कि जब शौकत अजीज़ सिद्दीकी थे तब से बात करें। अभी ताज़ा बात करने का क्या फ़ायदा। और फिर ये आपको पता होना चाहिए, आपने कहीं बात करनी हो, ये जिस ज़माने की शिकायत ये जजेस कर रहे हैं ये काजी फायजी साहब का ज़माना नहीं है, ये बंदयाल साहब का ज़माना है। उस ज़माने की ये बात कर रहे हैं। इन्होंने बंदयाल साहब को दरख्वास्त दी, उन्होंने दरख्वे एतना उस दरख्वास्त को नहीं समझा। तो ये बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए। अब इस मामले को लीगल तरीके से ही लड़ा जा सकता है। ये मामला ऐसा नहीं है जिसे हश किया जाए या कारपेट के नीचे दबाने की कोशिश की जाए, ये ऐसा मामला नहीं है, संजीदा मामला है। दुनिया भर की अदालतों में ये डिस्कस हो रहा है, ये इतना बड़ा मामला है। तो अब इस मामले को मुझे यूँ लगता है कि कुछ कुव्वतें ऐसी हैं जो इस मामले को बढ़ाना चाहती हैं, कुछ कुव्वतें ऐसी हैं जो इस मामले को दबाना चाहती हैं। हुकूमत की ज़ाहिर है कोशिश ये है कि अपनी पोजीशन, अपनी इज़्ज़त को बहाल करें। जितनी ज़्यादा बेइज्जती हो चुकी है अब डैमेज कंट्रोल करें, तो वो डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। और अब सुओ मोटो में चीफ जस्टिस साहब क्या करते हैं ये तो ज़ाहिर है उनका अपना फ़ैसला होगा। लेकिन बड़ी शर्मिंदगी है, बड़ी शर्मिंदगी है। मुझे लोग इस सारे मामले को कंपेयर करते हैं शौकत अजीज़ सिद्दीकी के मामले से। मुझे इन जजेस से सिर्फ एक इख्तलाफ है, शौकत अजीज़ सिद्दीकी पे ऊपर एक फ़ैसले, एक मुकदमे में गलत फ़ैसला देने पे दबाव आया। शौकत अजीज़ सिद्दीकी उसी वक्त खड़े हो गए, रावलपिंडी बार में जाकर ऐलान किया कि भाई ये नहीं हो सकता, मैं नहीं करता, एजेंसियाँ, ये शख्स मेरे पे दबाव डाल रहा है। अल्लाह अल्लाह खैर सला। उन्हें पता था उनकी नौकरी जाएगी, पेंशन नहीं मिलेगी, ये इदारे क्या कुछ करते हैं, वो सब कुछ उनके साथ होगा। ये जो हैं 2 साल मुनासिब वक्त का इंतज़ार करते हैं। अच्छा, मुनासिब वक्त सच बोलने का अगर आप इंतज़ार कर रहे हैं फिर आप सच नहीं बोल रहे हैं, फिर आप मसलहतों का शिकार हैं, फिर आप, इसका मतलब है कि कोई मौका की तलाश में है। तो इन्होंने, मैं बिल्कुल इस बात से इत्तफाक करता हूँ पूरे यकीन के साथ, इदारों की दखल अंदाजी इंसाफ के मामले में किसी भी मामले में नहीं होनी चाहिए। उनका अपना रोल है, उनका काम दिफा का है, वो दिफा का काम करें, अदालतों में उनका क्या काम है। लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि अगर आपके ऊपर दबाव है, पहली बात तो ये है कि आपको 2 साल तक आपने जो मुकदमात का फ़ैसला किया, आप खुद इकरार कर रहे हैं कि वो हम इन्फ्लुएंस थे, हम पे दबाव था, तो वो क्या मुकदमात का फ़ैसला आपने सही दिया? क्या वो मुकदमात दोबारा अब खेले जाएंगे, लड़े जाएंगे? नहीं ना। फिर अभी भी या तो आप कहें कि अदालतों पे दबाव है, एजेंसियों का, ये बंदा दबाव डाल रहा है, ये हमारे इस्तीफे मुंह पे मार के जाए। आप अभी भी अपनी नशिस्त से चिमटे बैठे हैं। तो ये मुझे उनसे थोड़ा सा इख्तलाफ है कि वो और इदारे, शौकत अजीज़ सिद्दीकी और इस मामले में थोड़ा बहुत फ़र्क है। शौकत अजीज़ सिद्दीकी बहुत बड़े आदमी। अच्छा, अब आ जाते हैं ज़रा इस सूरत हाल की तरफ। ये जो फैज़ हमीद के हवाले से बात हो रही है, अच्छा फैज़ हमीद मतलब जो मर्ज़ी हम कहें, वो DGISI थे। DGISI हम कितना भी कहें वज़ीर आज़म के मातहत होता है,
लेकिन होता वो मातहत चीफ के ही है। जो कुछ फैज़ हमीद कर रहे थे वो अपने ओन पे नहीं कर रहे थे। बहुत सारे लोगों को ये गलत फहमी है कि जनाब फैज़ हमीद अपने ओन पे ये कर रहे थे। नहीं, वो जनरल बाजवा की अताअत में वो कर रहे थे। और फैज़ हमीद बच्चे नहीं हैं, DGISI बच्चा नहीं हो सकता। उन्होंने भी यकीनन कोई ना कोई चीज़ें अपने पास ऐसी रखी होंगी कि किसी उन्हें अंदाज़ा होगा कि ये सिचुएशन आएगी जिसमें उनके पास सबूत होंगे कि ये जनरल बाजवा साहब ने उन्हें हुक्म दिया। उन्हें ये पता था कि आर्मी शायद अपने DGISI को कुर्बान कर दे, जो कि बहुत मुश्किल काम है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। लेकिन अपने चीफ को कुर्बान कर दे, ये नहीं हो सकता। तो उसके लिए उन्होंने यकीनन कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्स, कोई ना कोई सबूत रखे होंगे कि वो तो अदालत में बुलाएंगे, वो कह देंगे कि सर ये देखें, ये मुझे जनरल बाजवा ने कहा था, ये उनकी रिकॉर्डिंग है। अगर DGISI रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा तो फिर कौन रिकॉर्डिंग कर सकता है? उसने अगर पेपरों का रिकॉर्ड नहीं रखा तो फिर किसने रखा होगा? तो ये मेरा नहीं ख्याल कि इस केस में आप 1000 दफ़ा बता दें कि इसमें फैज़ हमीद शामिल थे, और थे, वो 1000 रुपया बांट रहे थे, सबके सामने देखा। तो उस सब के बावजूद भी आप फैज़ हमीद को कटहरे में नहीं ला सकते और उनके ऊपर बिल्कुल आंच नहीं आ सकती। ये आप लिख लें। फिलहाल कितना ही, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।